अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्लास 9 फिजिक्स न्यू बुक पंजाब बोर्ड की 2025 को हमने स्टार्ट किया हुआ था। 9th क्लास की न्यू बुक जो फिजिक्स की है, चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स को हमने स्टार्ट किया था। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं टॉपिक 1.10 अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट्स। हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे और टॉपिक 1.11 सिग्निफिकेंट फिगर को भी हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। फिर हम टॉपिक नंबर 1.12 प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी भी कंप्लीट करेंगे और टॉपिक 1.13 राउंडिंग ऑफ द डिजिट को भी कंप्लीट करेंगे। ये चारों टॉपिक हम देखेंगे आज की वीडियो के अंदर। तो टॉपिक 1.1 से टॉपिक 1.9 तक आपको जो वीडियो का लिंक है आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर। यह मेरे पास टॉपिक 1.10 अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट, ये हमारे पास एक मुकम्मल पैराग्राफ है। हम इसके अंदर देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे बनकर आएगा और आपने उसका आंसर कैसे लिखना है। आपके पास सवाल बन के आएगा डिफाइन अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट, कि आप अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट को डिफाइन करें और साथ में एक एग्जांपल भी दें। जवाब है देयर इज नो सच थिंग एज अ परफेक्ट मेजरमेंट। मेजरमेंट के अंदर कोई भी चीज ऐसी परफेक्ट नहीं होती। व्हेनेवर अ फिजिकल क्वांटिटी, चाहे वो फिजिकल क्वांटिटी क्यों ना हो, इज मेजर रिस्पेक्टिंग काउंटिंग, सिर्फ नंबर के सिवा। There is inevitability some uncertainty about its determined value due to some instrument। हर एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई ना कोई अनसर्टेनिटी पाई जाती है। This uncertainty may be due to use of a number of reason। One reason is the type of instrument being used। इस अनसर्टेनिटी के अंदर बहुत ज्यादा रीजन आ सकती है, जिनमें एक जो रीजन है वो है इंस्ट्रूमेंट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो जाना। जैसे कि आपके पास एक स्क्रू गेज है, वो आपने तकरीबन 1 या 2 साल आपने वो इस्तेमाल किया है। अब वो इस्तेमाल इतना हो चुका हुआ है, अब उसके अंदर एरर आने के बेइंतहा चांसेस है, क्योंकि वो घस चुका हुआ है। उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो बेइंतहा हो चुकी है। वी नो दैट एवरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कैलिब्रेटेड टू अ सर्टेन स्मॉलेस्ट डिवीजन। जैसे कि हम जानते हैं कि हर एक इंस्ट्रूमेंट को एक स्मॉलेस्ट डिवीजन वैल्यू प्रोवाइड की होती है, कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये सिर्फ इतनी रीडिंग दे सकता है। जैसे कि वर्टिकल कैलिपर्स है वो 0.01 तक की रीडिंग दे सकता है और जो स्क्रू गेज है वो 0.001 तक की एक्यूरेट रीडिंग दे सकता है। एंड दिस फैक्ट, उसका इफेक्ट क्या होता है, पुट्स अ लिमिट टू द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी विद कैन बी अचीव व्हाइल मेजरिंग विद इट। जो हमें वैल्यू चाहिए होती है उसके मुताबिक एक्यूरेसी हमें नहीं मिल सकती। सपोज दैट, जैसे कि फर्ज करें We want to measure the length of a straight line। हम एक स्ट्रेट लाइन की रीडिंग लेना चाहते हैं with the help of a meter rule calibrated in millimeters। और मीटर रूल का हम इस्तेमाल करेंगे और उसके ऊपर जो रीडिंग मिलेगी वो हमें मिलीमीटर्स के अंदर मिलेगी। कहता है लेट द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन लाइज बिटवीन 10.3 सेंटीमीटर एंड 10.4 सेंटीमीटर मार्क्स। कहता फर्ज करे वो जो आपने स्केल रखा और जो लाइन हमने रीड मार्क करनी थी वो 10.3 और 10.4 के दरमियान आ गई। फर्ज करे ये मेरे पास एक स्केल है, ठीक है। यहाँ पे जो रीडिंग है वो है 10.3 और यहाँ पे जो रीडिंग है वो है 10.4 और हमने जो रीडिंग मेजर करनी थी वो ये करनी थी। और ये देखिए ये ना 10.3 के पास आ रही है ना 10.4 के, बिल्कुल दरमियान में आ चुकी हुई है। अब क्या होगा जी, कहता है बाय कन्वेंशन इफ द एंड पॉइंट ऑफ द लाइंस डज नॉट टच ऑन द क्रॉस द मिड पॉइंट ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन द रीडिंग इज कन्फाइंड टू द प्रीवियस डिवीजन। कहता है वो जो लाइन थी, यानी कि ये जो हमने मेजर करनी थी ये वाली लाइन, तो ये जो रीडिंग है ना इसके पास आ रही है ना इसके पास आ रही है, बल्कि और मिड में भी ये नहीं आ रही। तो ये ऊपर वाली जो रीडिंग है 10.3 के पास ज्यादा आ रही है, तो हमारे पास जो रीडिंग मेजर की जाएगी वो 10.3 सेंटीमीटर होगी। देख सकता है इन केस द एंड ऑफ द लाइन सीम्स टू बी टचिंग और हैव द क्रॉस द मिड पॉइंट। कहता है अगर वो जो लाइन है वो मिड पॉइंट से क्रॉस कर जाती है या मिड पॉइंट को टच करती है, द रीडिंग इज एक्सटेंडेड टू द नेक्स्ट डिवीजन। तो हमें जो नेक्स्ट डिवीजन है वो हमें 10.4 मिलेगी। थस इन दिस एग्जांपल, इस एग्जांपल से हमें क्या मिलता है, द मैक्सिमम अनसर्टेनिटी क्या आ रही है, प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर। It is in fact equivalent to an uncertainty 0.1 centimeter equal to the least count of the instrument divided into two parts, half above and half below the recording readings। यहाँ तक मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। जो मेरे पास सवाल था डिफाइन अनसर्टेनिटी इन अ मेजरिंग विद एग्जांपल, तो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और आपने यहाँ तक मुकम्मल करना है। अब आपको लग रहा होगा कि ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी लेंथी हो गया है,
तो बेटा आपने क्या करना है, आपने इसको अपने वर्डिंग के अंदर लिखना है। तो जो मैंने आपको एग्जांपल दी है इसे आप अपने लफ्जों के अंदर बयान कर दे और डायग्राम बना दे तो आपका जो आंसर है वो मुकम्मल हो जाता है। इसके अंदर आपने कोई डिटेल पॉइंट टू पॉइंट नहीं लिखना। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वो मेरे पास सवाल मान के आ सकता है, हाउ टू रिड्यूस अनसर्टेनिटी इन स्मॉल लेंथ विद एग्जांपल। कि हमारे पास अगर एक स्मॉल लेंथ है तो उसके अंदर हम अनसर्टेनिटी को कैसे खत्म कर सकते हैं, साथ में हमें एग्जांपल भी दें। तो जवाब हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, द अनसर्टेनिटी इन स्मॉल लेंथ सच एज डायमीटर ऑफ अ वायर एंड शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम कैन बी रिड्यूस्ड फर्दर बाय टेकिंग मल्टीपल रीडिंग एंड देन फाइंडिंग एवरेज वैल्यू। अगर हमारे पास एक स्मॉल लेंथ है उसका हमें डायमीटर मालूम करना है वायर का, या फिर हमारे पास हमने टाइम इंटरवल निकालना है किसी भी चीज का, तो हमें क्या चाहिए, हमें मल्टीपल रीडिंग लेनी चाहिए। बहुत ज्यादा हम रीडिंग लेंगे उसको फिर हम ऐड करेंगे और उसके ऊपर डिवाइड कर देंगे। एग्जाम्पल आगे उसने हमें दी हुई है, फॉर एग्जाम्पल द एवरेज टाइम ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज यूजुअली फाउंडेड बाय मेजरिंग बाय टाइम ऑफ 30 ऑसिलेशंस। कहता है फर्ज करे आपने जो एवरेज टाइम निकाला वन ऑसिलेशन का सिंपल पेंडुलम का, वो मेरे पास क्या आ रहा है 30 सेकेंड। यानी कि जब आपने 3 दफा रीडिंग ली तो आपने जो पहली दफा रीडिंग ली वो 10 आ गई, दूसरी दफा आपके पास 20 आ गई, तीसरी दफा आपके पास 30 आ गई। आपने तीनों को ऐड करना है और 3 के ऊपर डिवाइड कर देना है, तो वो जो जवाब आएगा वो आपका एवरेज टाइम होगा। तो वो जो एवरेज टाइम होगा वो आपके पास एक एग्जैक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाता है सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये बिल्कुल आसान है, आपने क्या करना है, डिफाइन सिग्निफिकेंट फिगर, राइट इट्स रूल। आपने सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन कर देनी है और इसके रूल्स आपने बयान कर देने हैं। एक तो डेफिनेशन मेरे पास यहाँ पे लिखी हुई है, द सिग्निफिकेंट फिगर आर द डिजिट ऑफ अ मेजरमेंट विच आर रिएबिलिटी नोन। ये भी मेरे पास सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन आ सकती है। आप इसके अलावा ये बारे भी लिख सकते हैं और मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि आप ये वाली डेफिनेशन लिखें। जवाब है, एनी मेजरिंग द एक्यूरेसी नाउन डिजिट एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर नाउन एज सिग्निफिकेंट फिगर। ये मेरे पास सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन यहाँ तक आ जाएगी। अगर हम ऊपर थोड़ा सा रीडिंग करें तो यहाँ पे हमें एक एग्जांपल देगा। कहता है एक हमारे पास स्केल है और 2 स्टूडेंट है। जब एक स्टूडेंट ने रीडिंग ली तो उसका आंसर है 4.6, जब दूसरे स्टूडेंट ने रीडिंग ली तो उसका आंसर आ गया 4.7। अब हमें इनके दरमियान कन्फ्यूजन पैदा हो गया है। दोनों स्टूडेंट को लगता है कि एक कहता है मेरी रीडिंग ठीक है, दूसरा कहता है मेरी रीडिंग ठीक है, लेकिन दोनों का जो कम से कम जो 4 वाला पॉइंट है ना वो सेम है। यानी कि स्टूडेंट एग्री ऑन डिजिट 4 बट द नेक्स्ट डिजिट इज डाउटफुल। कि जो पहला डिजिट है वो जोन से ना वो कंफर्म है, वो नाउन है। यही डेफिनेशन कहता है द एक्यूरेटली नाउन डिजिट, कि जो डिजिट एक्यूरेट है वो, और द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट वो कहता है सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है। अब रूल्स की बात करें तो रूल्स मेरे पास यहाँ से शुरू हो गए। हमने देखना है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, उसके रूल्स कौन कौन से होते हैं। कहता है अ जीरो बिटवीन 2 डिजिट इज कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट। जो जीरो है 2 डिजिट के दरमियान वो सिग्निफिकेंट कहलाएगा। एग्जाम्पल कहता है 5.06। अब 2 डिजिट के दरमियान जीरो आ गया तो आपने बताना इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। यानी कि जीरो भी एक अहमियत रखेगा जब वो दरमियान में आ जाएगा। बी पॉइंट है, जीरो ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द मेजर्ड वैल्यू नॉट सिग्निफिकेंट। अगर लेफ्ट साइड पे इस तरफ जीरो आ जाए तो वो कोई वैल्यू नहीं रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल 0.0034 द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट इज 2। यानी कि ये इस तरफ जीरो आ गया है तो ये कोई वैल्यू नहीं रखेंगे। जस्ट 3 और 4 दो सिग्निफिकेंट फिगर है तो यहाँ पे आपने 2 लिख देना है। फिर है जीरोस ऑन राइट साइड ऑफ अ डेसिमल आर कंसीडर्ड सिग्निफिकेंट। अगर जीरो राइट साइड के ऊपर आते हैं इस तरफ तो वो एक वैल्यू रखेंगे, वो कंसीडर किए जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर। जैसे कि 2.40 है तो इसके अंदर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे। फोर्थ वाला पॉइंट कहता है इफ नंबर आर रिकॉर्डेड इन सिग्निफिकेंट नोटेशन। अगर आप सिग्निफिकेंट नोटेशन के नंबर्स को देखें देन ऑल डिजिट बिफोर द एक्सपोनेंट आर सिग्निफिकेंट। तो एक्सपोनेंट के अलावा तमाम जो डिजिट है वो सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। जैसे कि 3.50 ये सिग्निफिकेंट हो गए, जबकि 10 की पावर 4 है, 5 है या 6 है ये सिग्निफिकेंट नहीं हो गए, तो इसके अंदर भी सिग्निफिकेंट फिगर हुए 3। नेक्स्ट मेरे पास क्विज आए हुए हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है 1.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। यहाँ पे देखिए साइंटिफिक नोटेशन के अंदर आ गया, तो साइंटिफिक नोटेशन को हमने ऐड नहीं करना होता, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 3। तो पहले का आंसर आ गया
तीन। दूसरे में देखें तो दूसरे में सिंबल नजर आ रहा है, तीन सिग्निफिकेंट फिगर है। फोर्थ वाले में भी तीन सिग्निफिकेंट फिगर है। और 5 में देखें इस तरफ 0 है तो वो वैल्यू नहीं रखते, तो इसमें भी तीन सिग्निफिकेंट फिगर आ गए, यानी कि तीनों चारों क्वेश्चन के अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो तीन तीन है। नेक्स्ट मेरे पास आ गया प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी। सवाल बनेगा डिफाइन प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी विद एग्जांपल। तो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। प्रिसीशन ऑफ अ मेजरमेंट रेफर टू हाउ क्लोज टुगेदर अ ग्रुप ऑफ मेजरमेंट एक्चुअली आर टू ईच अदर। प्रिसीशन कहता है कि आपने मेजरमेंट करनी है वैल्यू को, कि जितनी भी वैल्यू है क्या वो ग्रुप के सूरत में मौजूद है कि नहीं है। ये मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा, तब आपको ये ज्यादा क्लियर अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम हमें नजर आ रही है। यहाँ पे देखिए ये जो सर्कल दिए हुए हैं, यानी कि जो मल्टीप्लाई वाले साइन है, ये तीनों एक ही जगह पे लगे हुए हैं। यानी कि इसकी सादा मिसाल ले तो हमारे पास ये एक बोर्ड था, ठीक है। आपने तीरों के साथ इसको निशानाबाजी करनी थी। जब आप निशानाबाजी आपने की तो तीनों जो पॉइंट्स है, यानी कि तीनों तीर आपके एक ही जगह पे जाके मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है उसके अंदर प्रिसीशन काफी पाई जाती है। यानी कि अगर वो एरो तीनों एक ही जगह पे जाकर लगते हैं तो उसके अंदर प्रिसीशन पाई जाएगी। अगर वो तीनों एक ही जगह पे नहीं लगते लेकिन कम अज कम एक जो पॉइंट है वो सेंटर के पास आ जाता है, जैसे कि आपको ये दूसरी डायग्राम के अंदर नजर भी आएगा कि कम अज कम जो एक पॉइंट है वो सेंटर के बिल्कुल पास आ चुका हुआ है, तो मीन्स के इसके अंदर प्रिसीशन नहीं है लेकिन इसके अंदर एक्यूरेसी पाई जाती है। और अगर तीनों तीर मेन पॉइंट के जाग के ऊपर लग जाते हैं तो इसका मतलब है उनके अंदर एक्यूरेसी भी पाई जाती है और प्रिसीशन भी पाई जाती है। सिर्फ आपने ये फर्क याद रखना है और इस पूरे पैराग्राफ में आपको यही चीज बताई जा रही है। आपने क्या करना है, प्रिसीशन से आपने स्टार्ट करना है और आपने इसको एक्यूरेसी तक लिखना है। इसके अलावा आपने कुछ नहीं लिखना, वो सारा आपने छोड़ देना है। तो आपने जस्ट इनकी रीडिंग कर लेनी है तो आपको बिल्कुल क्लियर सारा समझ आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास टेबल 1.7 आ गया हुआ है। ये मेरे पास सिंपल एमसीक्यूज है, यूजेस और एक्यूरेसी है। एटॉमिक क्लॉक का यूज और एक्यूरेसी आपने बताना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन के आ सकता है और साथ में आपको एमसीक्यूज भी आ सकता है। सवाल आपसे बन के आ सकता है यूजेस एटॉमिक क्लॉक एंड एक्यूरेसी, तो आपने बताना है मेजर वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल। जो एटॉमिक क्लॉक है ये किस लिए इस्तेमाल होता है, ये बहुत ही कम टाइम को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। और एक्यूरेसी क्या होती है, 10 सेकंड तक की वैल्यू को मेजर करने के लिए काम आता है। और डिजिटल स्टॉपवॉच ये शॉर्ट टाइम इंटरवल इन मिनट एंड सेकंड, इन एक्यूरेसी प्लस माइनस 0.01 सेकंड। एनालॉग स्टॉपवॉच की बात करें तो ये इसमें जो एक्यूरेसी पाई जाती है वो प्लस माइनस 0.1 सेकंड है। ऐसे मेरे पास ट्रिगर की है, वॉच की है, पेंडुलम की और रेडियो एक्टिव डिके क्लॉक की है। नेक्स्ट अगर हम बात करें टॉपिक 1.13 की तो यहाँ पे आ जाएगा राउंडिंग ऑफ द डिजिट। सवाल बनेगा डिफाइन राउंडिंग ऑफ द डिजिट विद हेल्प ऑफ एग्जांपल। क्या आपने डिफाइन करना है राउंडिंग ऑफ द डिजिट को और साथ में एग्जांपल भी देनी है। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे व्हेन राउंडिंग ऑफ द नंबर ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डू टू सी द नियरेस्ट वैल्यू। जब आपने किसी भी नंबर को राउंड ऑफ करना है सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर तो आपने करीब तरीन वैल्यू को देखना है। इफ द लास्ट डिजिट इज मोर देन 5, अगर आखिरी जो नंबर है वो 5 से बड़ा है या फिर 5 है, द रिटेन डिजिट इज इंक्रीज, तो पीछे वाला जो डिजिट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा 1। एंड इफ द लेस देन 5, और अगर 5 से छोटा होगा तो रिटेन सच एज, तो वो ही पोजीशन रहेगी। एग्जांपल में देता है, कहता है आपके पास ये एक रकम है 2.512 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। आपने राउंड ऑफ करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो देखिए 2.5 है तो 5 लिखने से पहले आप नेक्स्ट वाला डिजिट देखेंगे, अगर वो 5 है या 5 से बड़ा है तो आपने एक इसमें ऐड कर देना था, तो नेक्स्ट वो 1 है तो ये आ जाएगा 2.5 ही। तो एग्जांपल नंबर 2 है राउंड टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट मेरे पास लिखा हुआ है 3.4567। आपने इसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है, तो आपने 3.4 2 सिग्निफिकेंट सेम एज इट इज लिख दिए। और थर्ड वाले लिखने से पहले आपने फोर्थ वाला देखा कि वो 5 है या 5 से बड़ा है, तो एक आपने इस तरफ ऐड कर देना था। तो ये 6 है, 6 में से एक में हमने 5 में ऐड कर दिया तो 5 हो जाएगा 6। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास है डिफाइन राउंडिंग ऑफ द डिजिट विद आर्बिट्रेरी रूल। आपने डिफाइन दोबारा करना है राउंडिंग ऑफ को और आपने इस दफा आर्बिट्रेरी रूल लिखना है। तो डेफिनेशन आपकी दोबारा वही शुरू से यहाँ से लेकर आपके पास यहाँ तक आ जाएगी और जो इसकी एग्जाम्पल होगी वो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है।
इफ द नंबर बिफोर द 5 इज ऑड, अगर आपके पास नंबर 5 से पहले एक ऑड आ जाएगा, 1 इज एड टू द लास्ट डिजिट रिटेन। और अगर 5 से पहले इवन आ जाए तो द इट रिमेन्स द सेम, तो वो दोबारा वही बन जाएगा। जैसे कि लिखा हुआ है 4.45। अब आपने दो सिग्निफिकेंट फिगर तक इसे राउंड ऑफ करना है, तो देखिए जवाब आ गया 4.4, क्योंकि 4 के बाद 5 एक बड़ा डिजिट है, तो एक इसमें ऐड होना चाहिए था राउंड ऑफ तरीके के मुताबिक। लेकिन आर्बिट्रेरी रूल कहता है कि यहाँ पे ऑड नंबर आ चुका हुआ है, तो ये सेम एज इट इज लिखेगा, क्योंकि 4 एक इवन नंबर है पहले। और अगर दूसरे पॉइंट को देखिए तो यहाँ पे 4.55 है। अब यहाँ पे भी 4 पॉइंट क्या होना चाहिए था, 6, क्योंकि पीछे 5 है, ये 6 इसलिए हो गया क्योंकि आगे भी मेरे पास एक ऑड नंबर है। अगर आगे इवन नंबर आ जाता तो वो ऐड नहीं होना था। ये था मेरे पास इसका आंसर। नेक्स्ट डू यू नो लिखा हुआ है एन इलेक्ट्रॉनिक टाइमर कैन मेजर टाइम इंटरवल्स एज शॉर्ट एज 1/10,000 ऑफ अ सेकेंड। ये मेरे पास इसका एमसीक्यू आ सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक जो टाइमर है वो कितने शॉर्ट इंटरवल तक रीडिंग ले सकता है, तो 1 डिवाइडेड बाय 10,000 तक की वो रीडिंग ले सकता है। ये था मेरे पास चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स, जिसको हमने कंप्लीट कर लिया आज। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा आपने लाइक शेयर कमेंट लाजमी कर देना है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है ताकि मजीद हम ऐसे वीडियो आपके साथ शेयर कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत, अल्लाह हाफिज।